हर बार इंटरव्यू में दो, आप रिजेक्ट, फिर इंटरव्यू, फिर रिजेक्ट। मतलब इतने टाइम रिजेक्शन हो गया था कि ऐसे मन में ऐसे आने लगा था कि यार कॉल सेंटर की जॉब भी नहीं मिल रही अपने को। आप जर्नी करते हैं, जो स्ट्रगल की आपकी जर्नी चल रही होती है, उस समय आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिलेक्शन ना होना, बार बार आस पड़ोस वालों का या जो भी आपके रिश्तेदार है वो आपके पूछते हैं भैया क्या हो रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, आपको उसको जीतना है। ऐसी सिचुएशंस हैं कि भैया अब तो यार जीत ही नहीं पाए, क्या करें, लेकिन नहीं सोच रहे नहीं कैसे भी निकालना है, वो क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश रुकिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो मैं आज लेके आया हूं जिसमें कि मैंने अपनी जो लाइफ की जर्नी है उसको पूरा बताया है, कॉल सेंटर से लेके डब्ल्यू तक की जर्नी, जो मैंने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भी जो भी जॉब किया, और इसको मैंने पूरा डिटेल में बताया है, अलग अलग स्टेप्स बताए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो आपका। अगर आपने भगा के देखा तो हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपने कभी ना सुने हो डिपार्टमेंट के बारे में आपके मिस हो जाएं। मेनली ये मैं आपके साथ में शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी अभी नेगेटिविटी चल रही है एग्जाम को लेके, सभी देख रहे हैं कि भैया प्री 1 होने वाला है, आगे पता नहीं गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। तो इस नेगेटिविटी के टाइम पे मैं आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी देना चाहता हूं ताकि भाई आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें, अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल को उसको बढ़ा सकें। और भाई जब था तब मैं भी ऐसी स्टोरीज वगैरह देखता था, सुनता था, अपने आप को मोटिवेट करता था। तो मेरे को लगता था कि भाई सही में अगर ये बंदे कर रहे हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि भैया आप देखें कि अगर हम लोगों ने किया है, जैसे मैंने किया है, मैं इस पोस्ट तक पहुंचा हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। बस चाहिए खुद पे विश्वास और डेडिकेशन। जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो यही सब चीजें मैंने पूरे वीडियो में बताएं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, भाई पेरेंट्स तो ये चाहेंगे कि भाई बच्चा लाइन पे रहे, सब सही चले, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे जो काफ़ी शैतान रहते हैं, या मेरा जो भी इंटरेस्ट था टोटली क्रिकेट पे था। जो भी मेरे गांव के बंदे हैं या जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो जानते हैं कि भाई क्रिकेट के लिए कितना क्रेज़ था। तो भाई हम लोग का, भाई मेरा जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उनका ये था कि भैया अपने को चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे नाइट टूर्नामेंट्स हो, चाहे डे टूर्नामेंट्स हो, क्रिकेट खेलना है। जो भी जॉब सिक्योरिटी के जो माइंड में था वो नहीं आई थी। खैर 12th तक ये सब चला, ग्रेजुएशन में भी क्रिकेट वगैरह खूब चला, लेकिन उस समय एक माइंड में ये आ गया था कि भैया अपने को अपना ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन वो उस लेवल तक नहीं आ पाया था कि भैया अपने को इसको पूरा झुक के इसमें तैयारी करना ही है करके। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाइफ में आप कुछ भी करते हैं उसको दिल लगाए करना बहुत जरूरी है। उससे आप बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। इवन आप अगर क्रिकेट या कोई गेम खेल रहे हैं, उसको मन लगा के खेल रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, आपको उसको जीतना है। ऐसी सिचुएशंस हैं कि भैया अब तो यार जीत ही नहीं पाए, क्या करें, लेकिन नहीं सोच रहे नहीं कैसे भी निकालना है, वो क्या है, वो यही चीज है कि भैया सिचुएशन कैसी भी हो, मैं अपने आप पे विश्वास रख रहा हूं, अपनी टीम पे विश्वास रख रहा हूं कि भैया इससे अपन निकलेंगे। तो वो ये चीजें, मतलब ये एक, मैं इस गेम के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये खेलता था और मेरे को ऐसा लगता है कि भैया मैंने वो चीज उसमें से गेन की है। ऐसे ही अगर आप कोई गेम खेलते होंगे या मान लो कि खेत में भी काम करते हो या कुछ भी, मतलब ऐसी सिचुएशंस हो, तो वहां पे ये सब छोटी छोटी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो हमें खुद इनडायरेक्टली नहीं पता होती हैं, लेकिन वो चीजें अपने में अंदर घुस रही होती हैं। तो जिस समय आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यही चीज जो आप इनडायरेक्टली आपको पता नहीं है, वो पता आपको माइंड में रहना चाहिए कि नहीं ये क्वालिटी है मेरे में, अगर मैंने वहां किया तो मैं एग्जाम में क्यों नहीं कर सकता, एग्जाम में मैं ये चीजें कर सकता हूं, राइट। तो मेन फंडा जो है किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए, जो आपका चाहे मतलब एग्जाम हो, चाहे कोई भी चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, सीपीओ, किसी कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो यही सब चीजें एंड तक चलेंगी स्टोरी में। तो चलिए दोस्तों, अपन अब मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कॉल सेंटर से, या उससे भी थोड़ा पहले। होता क्या है कि जब अपन ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होते हैं या स्कूलिंग कर रहे होते हैं, तो उसी समय से भी पेरेंट्स वगैरह का तो ये फोकस रहता है कि भाई अपना बच्चा है जो है भाई स्टडी करे, अच्छे से सही लाइन में रहे, और जो भी जब भी कंपटीशन आए दे के उसमें अच्छी सी एक जॉब लग जाए। ये मिडिल क्लास फैमिली जो अपन रहते हैं उनकी मतलब इस तरह की ही मेंटेलिटी रहती है। ये कह दो कि भाई जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से वो रहती हैं, और वो कह अच्छी बात भी है, ऐसे उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो मेरे पापा एयरफोर्स में पहले सर्विस करते थे, तो उन्होंने रिटायरमेंट लिया था जिस समय मैं 11th में गया था। तो हुआ क्या था कि जब 11th में गए, पापा ने जब रिटायरमेंट लिया, तो उस समय ये स्थिति हो गई थी कि भाई जो रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं उस समय, खैर जो 6th पे कमीशन या जो उससे पहले 5th पे कमीशन में कुछ भी उतनी पेंशन वगैरह नहीं रहती थी, लेकिन वही पैसे फिर बिजनेस में लगाए, लेकिन वो बिजनेस चल नहीं पाया और उसमें सारे के पैसे जितने भी थे वो वैनिश। पापा भी फिर घर पे थे, पेंशन उतनी नहीं आती थी,
मेरा कैसे भी करके धीरे धीरे करके वहाँ पे ग्रेजुएशन हुआ। पापा का लेकिन हमें एजुकेशन के मामले में फुल सपोर्ट रहता था, चाहे पैसे कहीं से भी आए कैसे भी अरेंज करके दें वो लोग, पापा मतलब उसको कैसे भी करके अरेंज करके देते थे, क्योंकि पापा को पता था कि भी एजुकेशन बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उसमें मतलब लगे रहेंगे तो ही आगे जाके वो सक्सेस हो पाएंगे। तो ग्रेजुएशन होते होते लेकिन बाद में मेरे को भी फाइनेंशियल कंडीशन अपने परिवार की दिखने लगी कि भाई उतनी स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई अभी दिल्ली या मतलब कहीं जाके जॉब पकड़नी पड़ेगी। और पापा ने भी कहा कि अभी तू जॉब पकड़ ले, जॉब के साथ साथ तैयारी करते रहना। तो मैं चले गया दिल्ली। कौन सी जॉब माइंड में लेके? कॉल सेंटर वाली जॉब, कि भैया अपने को जाना है कॉल सेंटर में जॉब करनी है। और उस समय कॉल सेंटर में आप मतलब 5 से लेकर 10,000 रुपये के आसपास में मिलता था, जो भी डोमेस्टिक कॉल सेंटर होता था। इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में और अच्छे पैसे मिलते थे, लेकिन वो 5 से 10,000 रुपये भी उस समय बहुत मतलब होते थे। मैं ये बात कर रहा हूँ आपकी 2007 की, 2006 की, हाँ 2006 और 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। 2005 में मैंने ग्रेजुएशन की थी और ग्रेजुएशन करके निकल गया था, तो 5 से लेकर 8 के बीच में इस ड्यूरेशन में मैंने कॉल सेंटर वगैरह में जॉब भी किया था, कैट MBA की प्रिपरेशन भी की थी। तो ये स्टोरी ऐसे चलेगी, जब गया मैं पहले प्रिपरेशन करने के लिए, प्रिपरेशन नहीं मतलब जॉब करने के लिए, तो जॉब मैंने जाते ही वो इंटरव्यू वगैरह दिए। मैं आपको बता दूं कि कम से कम, अब मैं गिनती तो मैंने नहीं की, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने दिए थे। हर बार इंटरव्यू में दो आप रिजेक्ट, फिर इंटरव्यू, फिर रिजेक्ट। मतलब इतने टाइम रिजेक्शन हो गया था कि ऐसे मन में ऐसे आने लगा था कि यार कॉल सेंटर की जॉब भी नहीं मिल रही अपने को, क्योंकि भाई आपको उसमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो हम लोग टूटी फूटी इंग्लिश तो बोलते थे, लेकिन उसमें मदर टंग इन्फ्लुएंस आता ही है, चाहे हम लोग राजस्थान से हो, इधर कोई भी स्टेट से हो, आपका MTI आता ही है, मदर टंग इन्फ्लुएंस रहता ही है। और कॉल सेंटर में वो लोग को नहीं चाहिए। तो फिर धीरे धीरे करके भाई एक साइड में तो ऐसा हुआ कि यार क्या होगा अपना, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखा, अपने आप पे विश्वास रखा। उसके बाद में जो मतलब इसमें क्या चाहिए आपको? फ्लुएंसी, तो फ्लुएंसी चाहिए, तो भाई उसकी प्रैक्टिस की, फिर दिए, फिर फेल हुए, फिर दिए, फिर फेल हुए, लेकिन फिर आखिरकार जाके एक दिन जॉब मिल गई। लेकिन अब जो फर्स्ट जॉब रहती है भाई उसकी खुशी अलग ही रहती है। तो उस समय इतनी स्ट्रगल करने के बाद में जो जॉब मिली, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ कि भैया चलो अच्छा है, अपन ने कुछ स्टार्ट तो किया। उसके बाद में जब मैं करने लगा, तो मुखर्जी नगर में रहता था मैं, और नोएडा में मेरे को कॉल सेंटर में जॉब किया मैंने। तो जॉब करते 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 फिर जो वहाँ भाई मुखर्जी नगर का माहौल ऐसा है कि UPSC या कैट वगैरह के जो प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं थोड़ा कैट वगैरह की साइड में झुक गया। और मैंने भी फिर पापा को बोला कि पापा ऐसी बात है, ये मैं अगर कोर्स कर लेता हूँ कैट वगैरह MBA वगैरह का, तो मेरे को काफ़ी बेनिफिट होगा और मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी। तो पापा इस मामले में काफ़ी सपोर्टिव रहते थे। पापा ने बोला ठीक है, तो एक काम कर, तू मैं पैसे भेजता हूँ तो इसकी तैयारी कर। तो मैंने बीच में कॉल सेंटर छोड़ दिया। फिर मैंने MBA की तैयारी की कैट की। उसमें भी मैंने 3 अटेम्प्ट्स लिए, परसेंटाइल 80 परसेंटाइल तक आए, लेकिन 80 परसेंटाइल तक वहाँ पे कोई भी अच्छे जो टॉप मोस्ट कॉलेज है वो नहीं मिल पाए। फिर वही रिजेक्शन, फिर वही डिमोरलाइज किया, यार क्या हो रहा है अपना करके। दोबारा फिर मैंने कॉल सेंटर पकड़ा, होम ट्यूशंस कराए दिल्ली के अंदर में, क्योंकि भाई पैसे की तो तंगी है, पैसे का तो अरेंजमेंट अपने को ही करना है। पापा देते थे पैसे, लेकिन जो खर्चा है वो अपन पूरा नहीं बता सकते कि पापा को कि भाई क्या क्या खर्चा हो रहा है, जबकि अपन ये देख रहे हो कि भाई अपने घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है सही नहीं है। तो अपना भी फर्ज बना कि भाई अपन भी कुछ होम ट्यूशंस करवा लें, कॉल सेंटर से जॉब कर लें, उसको साथ में पढ़ाई करें। तो उस तरह से चलता रहा। CDS का मैंने एग्जाम दिया, उसमें मैं 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट रहा, वहाँ पे भी रिजेक्शंस। तो वहाँ पे भी वही कह रहे यार क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो एग्जाम वगैरह बस ये था कि भाई जो भी मैं एग्जाम देता था उसका रिटर्न कभी रुका नहीं, रिटर्न निकलता रहता था, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो ये फाइनल सिलेक्शन ना होना, बार बार आस पड़ोस वालों का या जो भी आपके रिश्तेदार है वो आपके पूछते हैं भैया क्या हो रहा है। और खासकर जैसे अभी मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में क्या माहौल रहता है, भैया आपने 10th कर ली, 12th कर ली, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, अभी तक जॉब नहीं लगा। फिर ग्रेजुएशन के बाद में फिर अगर आपने 3-4 साल निकाल दिए, अब जाके थोड़ा माहौल ठीक हुआ है कि लोगों को पता चलने लगा कि नहीं भैया टाइम लगता है। और कई बार आप एयरफोर्स नेवी में 12th के बाद में मतलब अगर लग गए तो लग गए, उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में कुछ टाइम लग भी सकता है आपको। तो उस समय ये माहौल था, तो भाई मेरे को भी लगता था थोड़ा सा प्रेशर कि अरे यार सब पूछ रहे हैं करके। लेकिन माइंड को थोड़ा शांत करना जरूरी है। माइंड को शांत किया, स्टडी पे कंसंट्रेट किया। फिर मेरे एक दोस्त ने, जब हम लोग वहाँ पे कॉल सेंटर वगैरह में ये सब जॉब कर रहे थे, तो उसने ये जो CPO की जो वैकेंसी है उसके बारे में मेरे को बताया कि भाई ऐसे CPO की वैकेंसी है, निकली है, मैं भर रहा हूँ, तू भी भर दे। मेरे दोस्त का नाम विनय है, वो भी मतलब हम दोनों ने साथ में भरा, एग्ज़ाम दिया। और वो मतलब ये एक मान के चल सकते हैं कि एक तरह से मेरा लक था कि क्या था करके, उसके साथ में मैंने एग्ज़ाम दिया, सब कुछ स्मूथली चल गया। मतलब जो इतने सारे रिजेक्शन हुए थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि भैया इसमें अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या, लेकिन ठीक है, वो मन में एक विश्वास बना के नहीं भाई अपने को करना है, कभी ना कभी तो अपना होगा ही करके, तो करके एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में भी भाई प्री हुआ, मेंस हुआ,
फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, मतलब जब आपका सिलेक्शन होना होता है ना तो आपके बीच में फिर कोई दिक्कतें नहीं आती, सब स्मूथली होते गया होते गया होते गया और फाइनली रिजल्ट आया। मेरे फ्रेंड ने, जो मेरा फ्रेंड था, उसी ने मेरे को बताया कि भाई रिजल्ट आ गया है और तुम्हारी 135th रैंक है, मेरी 111 रैंक है, उसकी 111th रैंक थी, मेरी 135th रैंक थी ऑल इंडिया। तो भाई मैंने बोला यार, वो मजाक करता रहता था, मैंने बोला यार तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता करके, पेपर भी बहुत हार्ड आया था और इतना अच्छा भी नहीं होता करके। तो उसने फिर बोला नहीं, अब तू रिजल्ट देख आ गया करके। फिर मैंने देखा, तब जाके विश्वास हुआ कि यार रिजल्ट वास्तव में आ गया है। और वो जो खुशी थी दिल के अंदर में उस समय, जो खुशी हुई थी, जो मुझे, मेरे पेरेंट्स को, वो मतलब अभी शब्दों से उसको बयान नहीं कर सकते हैं। वो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको खुद ही उसको महसूस करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा कि जो आप जर्नी करते हैं, जो स्ट्रगल की आपकी जर्नी चल रही होती है, उस समय आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तब आप पीछे मुड़ के देखते हो, उस स्ट्रगल्स को देखते हो, तो आप ये महसूस करते हो कि यार उस समय अपन ने क्या सीखा। वो वास्तव में आपने उस समय बहुत सारी चीज़ें सीखी होती है, सिचुएशन से लड़ना सीखा होता है, और मतलब कैसे सिचुएशन में अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाना सीखा होता है। तो वो स्ट्रगल जो आप अभी कर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, आप उसको मतलब लगे रहिए, अपने आप को डिमोरलाइज कभी मत कीजिए। क्योंकि आप अगर अपने पे विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर आपको कोई दूसरा तो विश्वास रखने कैसे रखेगा। और दूसरे के विश्वास रखे ना रखें, आपको अपने पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। तभी आप जो भी एग्जाम है, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सीपी हो, एसी हो, अपना सीजीएल हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कुछ भी हो, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। अपने आप पे विश्वास रहा तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को मतलब सॉल्व कर सकते हैं, या बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था भाई कॉल सेंटर की जर्नी। उसके बाद में मैं सीआईएसएफ में आया, एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, ट्रेनिंग के लिए मैं गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो जो मैंने पेपर दिया था वो मेरे पापा ने भी दिया था। हम दोनों का एक ही बैच में सिलेक्शन हुआ था। उसी बैच में मैं सब इंस्पेक्टर जा रहा था, उसी बैच में पापा जा रहे थे, क्योंकि पापा एक्स सर्विसमैन थे तो पापा कोटे के थ्रू जा रहे थे। लेकिन पापा का उसी समय फिर पटवारी में सिलेक्शन हो गया, तो पापा ने बोला भैया मैं बेल्ट की नौकरी कर चुका हूं, मेरे को सिविल की तरफ जाना है, तू बेल्ट की नौकरी तू कर गया। मतलब काफी इंटरेस्टिंग था वो कि भाई दोनों बाप बेटा वो एक ही बैच में हुआ था। मैं तो बोल रहा था पापा चलो आप मेरे साथ में, लेकिन फादर ने रेफर किया कि नहीं, प्रेफर किया कि भाई अभी एक फैमिली मेंबर रहना चाहिए यहाँ पे, तो तू जा, मैं यहाँ पे देखता हूँ। फिर भाई सिलसिला चलता रहा। वैसे मैंने अपनी लाइफ की जो जर्नी है, इसमें जो सीआईएसएफ के अंदर में कैसे कैसे ट्रेनिंग हुई, उसमें फिर क्या पोस्टिंग होती है क्या नहीं होती है, ये सब तो मैंने मतलब बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। नीचे मैंने वीडियो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पे जाके देख सकते हैं, माई जर्नी इन सीआईएसएफ। उसके अंदर में मतलब ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है, किस किस तरह की आपकी पोस्टिंग रह सकती है, किस किस तरह के काम रह सकते हैं, किस किस तरह के कोर्सेज रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने डाली है नीचे। सीआईएसएफ के एसआई के बारे में भी डाली है और असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में भी डाली है, तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि सीआईएसएफ में जॉब की काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जो ट्रेनिंग था पार्ट था वो भी बहुत अच्छा रहा, और मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, खासकर जो वेपन्स वगैरह जो वहाँ पे चलाए अपने। एक सिविलियन से एक जो बेल्ट वाले को होता है, एक तो डिसिप्लिन प्लस ये जो चीज़ें रहती हैं ये डिफर करती हैं, और एक इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मतलब वेपन्स चलाने आते हैं अपने, वो हर तरह के वेपन चलाते हैं और अपने देश की सेवा कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है उस समय। लेकिन मोस्टली आपको मैं बता दूं कि भाई जब आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, जब मैं भी फोर्स में गया तो मैं तो खुद भी दूसरी मतलब तैयारी कर रहा था, और इवन मेरे को अभी भी जो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं जाऊंगा वहाँ पे मैं क्या मेरे को फर्दर स्टडीज़ का मौका मिलेगा, मतलब दूसरी जॉब दिमाग में जरूर रहती है मतलब लोगों के। और जब मैं वहाँ जॉब कर रहा था तो मैंने अपने बैचमेट्स को भी देखा भी 90% लोग लगे रहते हैं दूसरी प्रिपरेशन करने में, खासकर यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया या सीजीएल हो गया, उसकी भी तैयारी करते हैं। और इवन कई ऐसे भी होते हैं कि भाई असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, कई डिपार्टमेंट के थ्रू एसी बन जाते हैं, कई डायरेक्ट दे के एसी बन जाते हैं। तो सबकी अलग अलग प्रायोरिटी रहती है इसके अंदर में। आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे मजा आ रहा है। तो फिर मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी है, मेरे को मज़ा भी आ रहा था वहाँ पे। मैंने सीआईएसएफ की जॉब सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ी कि भैया मैं वहाँ से परेशान हो गया था या कोई ऐसी चीज़ थी, बिल्कुल नहीं। मैं वो जो भी चीज़ थी वहाँ पे मैं एंजॉय कर रहा था, सब अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी अपने माइंड में एक चीज़ रहती है कि भैया अपने को एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल सकती है। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई जो सीजीएल है उसके थ्रू मैं एग्जाम दूँ तो इसमें जो भी पोस्ट है उसमें मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देश की सेवा करने का जो मौका रहता है वो आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, इवन गवर्नमेंट सर्वेंट ही क्यों, जो भी प्राइवेट वाले कर रहे हैं, वो भी अगर आप जो भी काम कर रहे हैं अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो एक देश की सेवा ही होती है। तो आप देश की सेवा के अगर के हिसाब से सोचेंगे तो आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए, चाहे कोई भी पोस्ट हो, जो सीजीएल की पोस्ट हो, जो सीपीआई की पोस्ट हो, वो देश के प्रति आपकी वफादारी ही होगी।
तो दोस्तों फिर मेरे को जब लगा कि भाई नहीं इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने को उसमें चलना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे तैयारी की सीजीएल वगैरह की। और काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे को क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई सीआईएसएफ एसआई में ज्वाइन करने के बाद में तैयारी का मौका मिलता है क्या? तो हाँ, मिलता है आपको। अगर आप सीआईएसएफ एयरपोर्ट पे आपकी ड्यूटी है तो थोड़ा कम टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी क्या है कि 12 घंटे की ड्यूटी वगैरह रहती है। और खैर अभी सभी जगह नहीं रहती हैं, जो भी बड़े एयरपोर्ट्स हो गए वहीं पे रहती हैं। छोटे एयरपोर्ट्स पे आपको 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। और खासकर अगर आपको आउटपोस्ट पे ड्यूटी मिल गई तो आपके ड्यूटी के अलावा जो ड्यूटी आवर्स वगैरह रहते हैं उसमें करने के अलावा आप अपने जो स्टडी है वो आराम से कर सकते हैं उसके अंदर में। तो दोस्तों फिर सिलसिला चलता रहा। आप जर्नी आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने बोला आपको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा डाल रखा है ट्रेनिंग में क्या होता है सब करके, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एज ए फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, जैसे ही मैं पहले सीआईएसएफ में था फिर एनडीआरएफ में आया। एनडीआरएफ में जब मैं कर रहा था तो इसमें ऑडिटर में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो एक्चुअली होता क्या है कि देखो, अभी अगर आप टेक्निकल एजुकेशन आपको कब मिलता है? टेक्निकल एजुकेशन आपको जब मिलता है कि तब आप या तो सेम पोस्ट या उससे ऊपर वाली पोस्ट पे जा रहे हो तो आपको टेक्निकल एजुकेशन मिलता है। लेकिन मेरे केस में क्या था कि मैं 4200 ग्रेड पे था, अब मेरे को ऑडिटर मिला 2800 ग्रेड पे। अब मैं उसको ये देख के जा रहा था कि भैया यहाँ से अपने को डब्ल्यू सीधा, क्योंकि एसएएस एग्जाम देके अपन पहुंच सकते हैं तो उसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होता है कि आपको टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिलता है, तो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग या आपके 3 महीने नहीं सॉरी आपका 3 महीने की जो सैलरी रहती है या जो भी ट्रेनिंग कोर्स रहता है, जो भी ज़्यादा रहता है वो आपको भरना पड़ता है। तो मैं लगभग 1,15,000 के आसपास में वहाँ जमा करके आया था कि भाई वो पैसे भर के आने पड़े, क्योंकि उसमें 10 साल से पहले अगर आप आते हैं और टेक्निकल एजुकेशन नहीं रहता है तो आपको भरना पड़ता है। हाँ, अगर आप सेम ग्रेड पे और अपर ग्रेड पे भी जाते हैं और आपने पहले से इंटीमेट कर रखा होता है तो आपको टेक्निकल एजुकेशन मिल जाता है, आपको पैसे नहीं भरने पड़ते हैं। तो उसके बाद में एज ए ऑडिटर आके भाई हमने ज्वाइन किया यहाँ पे आके। तो वही स्टार्टिंग में सभी को रहता है कि भाई जा रहे हैं मेडिकल क्या करें, तो आपको मैं बता दूं कि भाई अगर आप एज ए ऑडिटर ज्वाइन कर रहे हैं या डब्ल्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो एरिया है वहाँ के सीओ से आप मेडिकल करवा के आ जाइए, वो ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि अपने एरिया के लोग होते हैं वहाँ पे। तो मतलब ये आप समझ सकते हैं उस बात को कि वहाँ पे ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे आते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे खासकर मैं नागपुर में आया था तो मैं तो करवा के आया था, लेकिन जो मेरे साथ वाले हैं जो भी नहीं करवा के आए तो उनको कई बार 1-1 हफ्ता निकल गया था। तो मेडिकल आप करवा के आइए और फिर आके यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट दे दीजिए, क्योंकि आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे प्लस जो भी आपके ये मेडिकल सर्टिफिकेट होंगे वो देखने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो भैया हम लोग सहमे से गए थे, देखा कि क्या माहौल है। मिलिट्री में कुछ अलग माहौल होता है, पैरा मिलिट्री में यहाँ पे कुछ अलग माहौल होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। फिर जाके भाई एडमिन सेक्शन में जाके रिपोर्ट किया, वहाँ पे बताया कि ऐसा ऐसा करके उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस किए, ओथ लेवाई, फिर ज्वाइनिंग करवाई। फिर डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं, उसमें से एक सेक्शन में एडमिन सेक्शन में दे दिया मुझे सबसे पहले। फिर हम लोग को रोटेट करते रहे, ओईडी सेक्शन दिया, रिपोर्ट सेक्शन दिया, जहाँ पे मतलब कि अपने जो ऑडिट पैरास वगैरह होते हैं उनके काम रहते हैं करके। फिर जब हमने ज्वाइन, जो हमारे बैचमेट्स जितने भी थे हम सब ने ज्वाइन किया था, तो उस समय क्या था कि भाई ऑडिटर्स की मतलब शॉर्टेज ही थी। जब भी टूर लगते थे हम लोग का टूर लग जाता, मतलब मैंने जब 6 महीने ज्वाइन किए थे 6 महीने बाद में मेरा टूर लग गया था। टूर पे क्या रहता है कि टूर पे जब हम लोग जाते हैं तो टूर ऐसा एक चीज़ रहती है जहाँ पे कि अपन मेन अपना फोकस किस में रहता है कि ऑब्जेक्शन उठाने में, और जो मेन काम रहता है ऑडिट का वो आप टूर में ही सीख पाते हैं, जहाँ तक मेरा समझना है। क्योंकि अपन जब उसमें काम कर रहे होते हैं एडमिन सेक्शन में तो अलग काम रहता है, ओईडी और रिपोर्ट सेक्शन में काम कर रहे होते हैं तो अपन सिर्फ पैराज देखते हैं, अच्छा ये पैराज यहाँ से आया है, अच्छा ये अच्छा पॉइंट है, ये ठीक है, उसको फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। सभी काम इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन जो मेन काम भाई वो पैरा आपने निकाला कैसे, ऑब्जेक्शन निकाला कैसे, वो सब चीज़ें आप कहाँ जाए फील्ड पे जाके सीखते हैं। तो वहाँ पे फील्ड पे क्या है अपन काम भी करते हैं दूसरी, और मतलब एक जैसे फैमिली वाला माहौल टाइप रहता है, तो उस चीज़ को अपन वहाँ पे मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि लोगों को क्या है, मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं सर टूर में क्या है, ज़्यादा हेक्टिक है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अंदर में क्या क्या रहता है क्या क्या नहीं रहता आप पूछना चाहते हैं कि भाई आपको और कुछ भी डाउट है, आपको और कुछ भी डाउट है कि जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। तो थोड़ा काफ़ी डिफरेंस लगा कि भाई सीएसएफ में जो लाइफ चल रही थी प्लस यहाँ पे जो लाइफ चल रही थी, क्योंकि एक डिफेंस लाइफ में और सिविल लाइफ में काफ़ी डिफरेंस होता है, काम करने का तरीके में डिफरेंस होता है। जैसे कि मेरे को सबसे ज़्यादा डिफरेंस लगा कि जब भी हम लोग अपने सबऑर्डिनेट या जो भी अपना हमारा जो भी सीनियर होता था, जब भी हम लोग को ब्रीफ करता था तो वो अपना होमवर्क पूरा करके आता था कि भैया ये सब चीज़ें हमें बतानी है ये, और एक साथ बताते थे हम लोग, A to Z जाते थे ताकि किसी को डाउट नहीं रह जाए और वहाँ से डाउट अपन क्लियर कर लेते थे। लेकिन भाई सिविलियन में ऐसा नहीं है, आप जाओगे ठीक है आपको वो बताएंगे, लेकिन आपको डाउट आ रहा है तो आपको बस वो डाउट पे बता के छोड़ देंगे, उसके आगे पीछे क्या है वो नहीं बताएंगे, वो भैया आपको खुद समझना है। तो खैर
अलग अलग माहौल रहता है ऐसी चीज़ों में, लेकिन वो आपको धीरे धीरे करके उस माहौल में आप ढल जाते हैं और आपको भी पता चल जाता है कि भैया मेरे को क्या क्या पूछना है। जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हैं, आपको जो भी काम करते हैं आपको समझ नहीं आता तो आप पूछते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे सपोर्टिव रहती है सब कुछ, कि भाई आपको अगर नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ चीज़ें बताते हैं। तो एज ए ऑडिटर मतलब काफ़ी काम रहते हैं आपको एडमिन सेक्शन में, पे एंड रोल, जो पे एंड रोल होता है उसके हिसाब से रहता है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप ऑडिटर हैं तो आपको एक सेक्शन के अंदर में एक सीट दे दी जाती है कि भैया ये सीट तुम्हारी है, इसमें जो भी काम आएगा आप काम करेंगे। और आप अगर डब्ल्यू जैसे काम कर रहे हैं तो आपको वो पूरा सेक्शन दे दिया जाता है, वो जो भी ऑर्डर सीनियर ऑर्डर रहते हैं आपके अंडर में रहते हैं, तो आपको एज ए सुपरविजन का ही काम करना रहता है कि अलग अलग सीटों से फाइल्स आती हैं, सभी सीटों से फाइल्स आएंगी, उसमें सब कुछ उनकी तरफ से करा रहेगा, आपको उसको क्रॉस चेक करना होता है और साइन करके अपनी सीनियर ए को फॉरवर्ड करना रहता है। तो दोस्तों जैसे मैंने जैसे ऑडिटर ज्वाइन किया तो फिर भाई टारगेट तो था ही कि भी एसएएस वगैरह क्लियर करना है अपने को, उसके बाद में डब्ल्यू जाना है। तो फिर हम लोगों ने जब जैसे हम लोग को 1 साल पूरा हुआ तो एसएएस के लिए अप्लाई किया। एसएएस के लिए अप्लाई करने के बाद में मेरे को 2 अटेम्प्ट्स लगे, 2 अटेम्प्ट्स में मैंने एसएएस निकाल लिया और एज ए डब्ल्यू फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। नॉर्मली पीएनटी में 2 अटेम्प्ट्स लगे जाते हैं, लेकिन सिविल में मैंने देखा है कि कई लड़के 1 अटेम्प्ट में भी इसको निकाल लेते हैं। पेपर्स उतने ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, सभी के पेपर्स अलग अलग रहते हैं। अगर आपको जानना है कि भी पेपर्स में मतलब कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पेपर रहते हैं, तो मैंने रोजगारवाली.com है वेबसाइट, मैंने बनाई है, उस पर मैंने पूरा डिटेल में डाल दिया है कि भाई कौन कौन से पेपर किस किस उसके लिए रहते हैं, आप उसमें जाके तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एसएस की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी डब्ल्यू हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मटेरियल चाहिए पीएनटी जो कि अभी एफएनसी है उससे रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज आप कीजिए, मैं आपको जो भी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मतलब मेल के थ्रू आपको मैं भेज दूंगा। तो दोस्तों ये थी जर्नी कॉल सेंटर से लेके डब्ल्यू तक। तो अभी आपने ये देखा होगा कि भैया जो स्ट्रगल वाला पार्ट था वो पहले जॉब की था, जॉब से पहले ही था। उसके बाद में तो क्या है कि भाई एक बार आप अगर जॉब लग जाते हैं या जो भी आपकी हो जाती है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि जब भी आप क्या है, जैसे आपको जो भी ऐसे लग रहा हो कि भैया मेरे को ये जॉब अभी चाहिए, ठीक है, अभी आपको सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, मेरे को लग रहा है कि भाई इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना बढ़ जाता है कि आप फिर दूसरी जॉब या मतलब जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसमें आपको उतनी हिचकिचाहट नहीं रहती है, आप उसमें जी जान लगा के उस चीज़ को कर सकते हैं। तो मतलब आप एक फोकस हो जाते हैं उस समय। तो वो चीज़ जो फोकस वाली बाद वाली चीज़ है वो चीज़ आप पहले भी कर सकते हैं। अभी अगर आपको ऐसे डिमोराइज वाली चीज़ें आ रही है आपके माइंड में कि भाई क्या करूँ, अभी ये क्या कहते हैं जो प्री है उसको कॉमन किया जा रहा है, ठीक है, और आगे भी ऐसे सुनने में आ रहा है कि वैकेंसीज बहुत कम आएंगी, ये सब चीज़ें नेगेटिव अपने माइंड में चलता रहता है। लेकिन भैया वैकेंसीज तो आएंगी, कितनी भी आएंगी। तो इस समय आपको ये नहीं देखना है कि भैया इतने सारे कैंडिडेट्स हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, इतनी जॉब आ रही है। आप अगर इससे उठ गए ऊपर, आपने सिर्फ सोचा कि भैया एक सीट आएगी वो सिर्फ मेरे लिए आएगी, मैं तैयारी करूंगा, अच्छे से करूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा, तो भैया आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो दोस्तों मैं आपसे ये अपील करूंगा कि भैया डिमोराइज होने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, अच्छे गाने वगैरह सुनिए और अपनी जो भी एग्जाम की तैयारी है उसको अच्छे से करते रहिए, ताकि जब भी वैकेंसीज निकलें, वैकेंसीज खैर निकल रखी हैं, सीपीओ सीजीएल दोनों की निकल रखी हैं, एग्जाम कंडक्ट कराना बाकी है, तो उसके लिए भाई हो सकता है कि अभी जो भी डेट्स दी हैं उसमें भी हो जाए, आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने आप को तैयार करके रखिए। तो दोस्तों ये थी जर्नी मेरे लाइफ की। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नेगेटिविटी जो भी हैं आपके माइंड में उसको हटाएंगे, सारी पॉजिटिविटी अपने माइंड में लाएंगे और पूरे जोश से वापस तैयारी में लग जाएंगे। एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए दोस्तों, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका माइंड जो है बहुत रिलैक्स रहता है, आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं और अपनी स्टडीज में भी फोकस कर पाते हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, गुड लक, लगे रहिए, जय हिंद।